नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक तो आज बड़ी चर्चा रहेगी क्या इंडिगो एयरलाइंस को भारत सरकार के द्वारा 100 कोस नोटिस जारी कर दिया गया है। अब 100 कोस नोटिस जारी होता क्या है? जनरली 100 कोस नोटिस वो होता है जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले सरकार आपसे ये पूछती है कि आपने ये गलती करी है और हम आपको सज़ा क्यों ना दें, उसकी सफाई में आपसे पूछा जाता है। उसे 100 कोस नोटिस जारी करना कहा जाता है। समझ में आई? 100 कोस नोटिस जारी कर दिया है इंडिगो एयरलाइंस को। इंडिगो एयरलाइंस ने 600 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। पहला क्या किया इंडिगो एयरलाइंस ने, देखो आप समझो, अगर आप फ़्लाइट का टिकट कर रखा है और आप कहीं जाना है, आप अगर स्वयं से टिकट कैंसिल करते हो तो आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलता। लेकिन अगर मतलब एयरलाइंस की तरफ से आपकी फ़्लाइट डिले कर दी जाती है 2 घंटे या 4 घंटे डिले होती है तो आपको नाश्ता देने का प्रावधान है। और अगर रात भर किसी कारण से आपकी फ़्लाइट थी 8 बजे की और वो सुबह 8 बजे जा रही है तो ऐसा नियम है कि भाई आपको होटल का किराया प्लस आपका फूड एक्सपेंस प्लस आपका नाश्ता पानी का देना पड़ता है एयरलाइंस को। और आपका जो है, अगर एयरलाइंस की गलती की वजह से आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है तो इंडिगो ने यहाँ पे एक चाल चली। इंडिगो ने क्या चाल चली कि जो सबको यात्रियों को समय पर बुला लिया कि आप सबकी समय पर फ़्लाइटें हैं, आ जाओ। और उसने फिर नोट अनाउंस किया कि आपकी जो फ़्लाइट है 2 घंटा लेट है। जब यात्रियों ने 2 घंटे का वेट कर लिया तो फिर से एक नोटिस जारी कर दिया कि अब तुम्हारी फ्लाइट है 4 घंटा लेट है। तो समझो क्या हुआ, 2 घंटा लेट है तो यात्री खुद ही परेशान हो गए। किसी की फ़्लाइट अगर 9 बजे की है, उसको बोल दी 11 बजे है, अब 11 बजे से उसको बोल दी 3 बजे है, तो वो खुद ही परेशान होकर उसने कैंसिल कर दी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर यात्री खुद से कैंसिल कर रहा तो कोई रिफ़ंड देने का बनता नहीं है। अभी भी 600 करोड़ से ज़्यादा रुपये का जो रिफ़ंड है, जो एविएशन मंत्रालय ने बोला है कि वे सभी यात्रियों को वापस करो। एक तो ये बचा लिए इंडिगो एयरलाइंस ने कि यात्रियों ने खुद ही परेशान हो के टिकट कैंसिल करने लगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए कंपनी या भारत सरकार क्यों लगी हुई है। मालूम है, वो आज आपने एक ज़रा सी झलक देख ली एविएशन इंडस्ट्री में। आज 60% की जो मोनोपोली रखती है तुम्हारा इंडिगो रखती है, और इंडिगो ने अपनी फ़्लाइटों को मतलब रद्द करके ये बता दिया है कि हम कितनी बड़ी मार्केट में पकड़ रखते हैं। तो इसीलिए जो किसी भी बिज़नेस के अंदर मोनोपोली सरकार नहीं चाहती। आज अगर जियो और एयरटेल, आप समझो अगर वोडाफोन ख़त्म हो जाता है, मान लो वोडाफोन जिस स्थिति में चल रहा है, सरकार उसे मदद ना दे, वोडाफोन निपट जाए, तो अगर ये दो व्यक्ति पूरी देश की जनता को कंट्रोल करते हैं, अगर इन दोनों ने कॉफ़ी में बैठ के डिसाइड कर लिया कि यार अब एक काम करो, आज से ये जो 899 वाला रिचार्ज है ये 1200 रुपये का हो जाएगा। अब अगर 1200 का देना है तो चलाना है तो चलाओ, नहीं चलाना है तो हम बंद कर रहे हैं। तो फिर क्या है ना, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। अभी इंडिगो एयरलाइंस के साथ में ऐसा ही हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया, भाई मोनोपोली ज़्यादातर इंडिगो के पास में है, तो इंडिगो एयरलाइंस ने वो परिणाम दिखा दिया सरकार को, हम हैं क्या। हालांकि इस चीज़ को एक चीज़ और भी सामने आई है, मतलब एविएशन मंत्रालय ने एक प्राइस कैपिंग लगा दी है सभी जो फ्लाइट हैं उनके ऊपर। क्या हुआ है, मुद्दे को समझो। देखो मामला ये हुआ कि अभी दिल्ली से बम्बई के लिए जो फ्लाइट का टिकट हो गया था वो हो गया था 60,000 रुपया। तो उस कंडीशन में जो एविएशन मंत्रालय ने उसके एक प्राइस कैपिंग जारी कर दी कि भाई 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए आप अधिकतम मतलब 7,500 रुपये रख सकते हो, और 800 से 1,000 किलोमीटर की दूरी के लिए आपका जो अधिकतम प्राइस रहेगा वो लगभग 12,000 रहेगा। जब इंडिगो एयरलाइंस की जो फ़्लाइटें कैंसिल होने लगी तो जो अकाशा एयरलाइंस है, तुम्हारा जो एयर इंडिया है या स्पाइस जेट है, जितनी एयरलाइंस है, इन्होंने अपना जो किराया है ना वो 8 से 10 गुना बढ़ा दिया। जो दिल्ली से बम्बई 6,000 में जाती थी वो जा रही है 60,000 रुपये में। मतलब अब चूँकि किसी को जाना है, किसी की मीटिंग है, किसी का इंटरव्यू है, किसी को कोई अर्जेंट काम है, तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि एविएशन मंत्रालय को बीच में आना पड़ा। और अब बहुत जल्द इनको इंडिगो एयरलाइंस को सरकार के द्वारा 100 कोस नोटिस जारी कर दिया गया है, और जल्द ही ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो पीटर है, जो इनके यहाँ का CEO है, जिन्होंने आकर के माफ़ी मांगी है और न्यूज़पेपरों पे भी बड़ी बड़ी हेडलाइन कही है कि आई वेरी सो इंडिगो, लेकिन ऐसी अंदेशाई चल रही है कि वो जो CEO है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और इसको 100 कोस नोटिस जारी कर दिया गया है। लगभग 600 करोड़ रुपया जिन यात्रियों को नुकसान हुआ है उनका हर्जाना भुगतने के लिए कि भाई उनका 600 करोड़ रुपया रिफंड करो। और उसके अलावा भी
जो सरकार है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी का प्रावधान कर सकती है, मतलब कोई ना कोई पेनल्टी लगा सकती है इंडिगो के ऊपर, क्योंकि सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अगर जो ये जवाब देते हैं इंडिगो एयरलाइंस की जो लॉयर होंगे जो जवाब देंगे, उससे अगर मंत्रालय एविएशन मंत्रालय संतुष्ट नहीं होता है या डीजी से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन संतुष्ट नहीं होता है, तो बहुत जल्दी इसकी नौकरी इनके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, क्योंकि जानबूझ के किया हुआ कृत्य है ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अभी पता चली है, ये 2 महीने पहले से पता है कि भाई टाइम ड्यूटी लिमिटेशन जो है ना वो सब पे लागू है। तो आपने जो पायलट है उनका इंतजाम क्यों नहीं किया? आपने पहले से क्यों नहीं पता चला कि भाई हमारे पास में इतने फ़्लाइटें हैं और इनको इतने ऑपरेशन करने के लिए इतने की आवश्यकता पड़ेगी? जब औरों ने मैनेज कर लिया तो तुमने क्यों नहीं किया? इसका मतलब आपने जो सरकार से ढील ली है, आपने एक एहसास कराया है कि हमारे में दम है, आपको झुकना पड़ेगा अगर हम चाह लें तो। और इन्होंने झुकाने में जो सामने लाई है वो लाई जनता को, भाई जनता को परेशान किया और जनता त्राहिमाम हुई। और जनता भारत में क्या है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो आखिरकार जब जनता का दबाव आया तो सरकार को झुकना पड़ा और झुक के जो उनको एलडीटी है मतलब लिमिटेशन वाला जो नियम है उसमें ढील बरतनी पड़ी। तो अब बहुत जल्दी इंडिगो के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है पेनल्टी का भी कोई प्रावधान आ जाए। अब समझ लेते हैं ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है। देखो क्या है मामला, ये है कि जो तुम्हारा जापान के फाइटर जेट है ना, उनको चाइना के एयरक्राफ्ट ने लॉकिंग कर लिया। अब ये कैसे पता चला? ये आज न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी कटिंग बनी हुई है, वर्ल्ड मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर खबरें चल रही हैं तो इसी बात की चल रही हैं कि हुआ क्या है कि जो अमेरिका चुप है और चाइना ने आंख दिखाई है जापान को। ये कलेश मचा कब से? देखो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान आता है और बयान में वो बोलते हैं कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो हम ताइवान की तरफ से लड़ने आएंगे। देखो क्या पहले जो चीन है ना ये जापान का ही गुलाम हुआ करता था। जैसे हमारे ऊपर हमारी जो ब्रिटिश कॉलोनी भारत में राज करती थी, ऐसे ही चाइना के ऊपर जिसका अधिकार हुआ करता था वर्ल्ड वार 2 से पहले, वो उसी का हुआ करता था, जापान का। अब जो ताइवान है, ताइवान बोलता है कि हम अलग से एक देश हैं और चाइना बोलता है कि ये हमारा ही एक हिस्सा है। और जो अगर हम अपनी बात करें कि भारत क्या मानता है, तो भारत केवल वन नेशन वन चाइना पॉलिसी को मानता है कि हम भी ताइवान और चाइना को एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। वो हमारे अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, हो सकता है हमें केवल अपना जो है जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा है, हम भी चाहते हैं कि यूएनओ में हम वन नेशन वन चाइना पॉलिसी माने, तो उसको लेकर के क्योंकि चाइना भी जिस तरह से हम बर्ताव करेंगे उनके मुद्दों पर उसी लिए वे भी करेंगे। हालांकि हमने उनके कल्चर के लिए अलग से दिल्ली के अंदर अलग से ऑफिस दे रखा है कि आपको कल्चरल ऑफिस है, लेकिन जो अब ताइवान की इतनी महत्वता क्यों है आप ये समझो। बेसिकली क्या है कि जो ताइवान है ना, जो चिप है ना, चिपों का एक तरह से बादशाह है वो। जैसे अमेरिका में एक एनवीडिया करके कंपनी है, वो चिप वगैरह प्रोवाइड करती है। ऐसी विश्व में जितनी भी चिपें आती है ना वो ज़्यादातर ताइवान से आती हैं। तो ताइवान टेक्नोलॉजी के मामले में एक महारत हासिल कर चुका है, इसीलिए अब कहीं ना कहीं ताइवान को साधने के लिए पीछे अमेरिका भी लगा है और ताइवान को मतलब घोंपचे में लेने के पीछे अमेरिका भी लगा है। इनके बीच में आ जाता है जापान। जापान बोल देता है कि अगर तुमने हमला करने की सोची ताइवान के ऊपर तो हम ताइवान की तरफ से आएंगे। हालांकि इस बात को वर्ल्ड मीडिया भी मानता है, विश्व भी मानता है कि अगर चाइना के ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो नाटो कंट्री प्लस अमेरिका ताइवान की तरफ से आएंगे। हालांकि कोई आधिकारिक कोई इनकी डील नहीं है कि हम आएंगे, लेकिन अगर जापान को बीच में लाया जा रहा है, अगर जापान अटैक करेगा तो जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले रखी। हालांकि पूरे अगर अमेरिका की एयरबेस की बात करोगे तो चाइना में कुछ इतनी क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्ट जापान को अटैक कर दे, क्योंकि इतना चाइना भी जानता है कि जापान को अटैक करना मतलब अमेरिका को अटैक करना, क्योंकि जापान की गारंटी जो है वो अमेरिका ने ले रखी है ना। जब भी आप देखते हो किम जोंग उन जो है उत्तर कोरिया वाला, वो कभी भी अमेरिका को मारने की बात नहीं करता। वो क्या बोलता है कि मैं अभी मारूंगा, किसको मारूंगा? जापान को मारूंगा और दक्षिण कोरिया को मारूंगा। तो होता ये है कि जब इन दोनों को मारते हैं, इन दो बोलते हैं तुमने हमारी गारंटी ली थी, हमें बचाओ। तो अभी स्थिति ये हुई है कि जो
F-15 है ना, F-15 में बोइंग कंपनी ने एक ऐसा लेजर रडार सिस्टम लागू मतलब लगा रखा है कि अगर उस विमान को किसी भी मतलब एयरक्राफ्ट ने लॉक कर लिया तो वो अपने से बता देता है कि मेरे को फला मिसाइल ने फला एयरक्राफ्ट ने लॉक कर लिया है और आने वाले 2-3 मिनट के अंदर मिसाइल लॉन्च होने वाली है। तो आप अगर मुझे बचा सकते हो, फाइटर मतलब जो पायलट है उस पायलट को सिग्नल दे देता है कि आप अगर मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, आपके पास में 3 या 4 मिनट का समय है, मेरे को लॉक कर दिया गया है, फला एयरक्राफ्ट से कर दिया गया है और इतनी मिनट के अंदर मेरे पे मिसाइल आकर टच होने वाली है। ये स्पेशल, क्योंकि जापान का फाइटर जेट है तो आप समझो जापान हमसे 50 साल आगे तो वैसे ही चल रहा है कि अगर जापान का फाइटर जेट है वो भी फाइटर जेट, तो वो इतना तो बता ही देगा कि भाई मुझे चाइना की जो एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा मिसाइल के द्वारा लॉक कर दिया गया है। अब ये मामला उखड़ क्यों जाता है? उखड़ इसलिए जाता है कि अभी तक भी अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तो डर का माहौल तो इसमें बनता है कि क्या जापान को पिटने देगा अमेरिका, या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार कह दिया गया था कि भाई तुम अपना देखो, मैं तुम्हारे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। क्योंकि वो समय और था जब मैंने तुम्हें नागासाकी या अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था। लेकिन अब ये जब तक आपका देश रहेगा, जब तक आप कुछ देते होते हो नहीं, और हमारी सेना मतलब वहाँ पे हमारे आपकी सुरक्षा की गारंटी लिए बैठे हैं। मुद्दा उलझा हुआ है ये कि भाई क्या अमेरिका इसके बीच में आएगा, पर मुझे ऐसे आशंका नहीं लग रही है क्योंकि अमेरिका को घोपचे में ले रखा है चाइना ने रियल अर्थ मटेरियल को लेकर के। अगर रियल अर्थ मटेरियल चाइना रोक देता है तो अमेरिका फिर आ जाता है। हालांकि अमेरिका कभी कभी ताव में आके बोल जरूर देता है ट्रम्प है मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पर अभी ट्रम्प ना जो एशिया में होने वाली गतिविधियों से थोड़ा सा बचते से नज़र आ रहे हैं। ट्रम्प बोल रहे यार अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इधर तो पुतिन आके चला गया है, पुतिन वहाँ पहुँचा और पहुँचते से ही उसने अटैक कर दिया, 700 ड्रोन गिरा दिए, उसका दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। और वो तब गिरा दिए जबकि यूक्रेन के और अमेरिका के और रूस के ये तीनों जो मतलब डेलीगेशन है ये आपस में बात चल रहा है और वहाँ पुतिन ने बम गिरा दिए। उसकी मतलब हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि काम ही नहीं कर रही होगी, बोले हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा पिक्चर कि ये चल क्या रहा है। इधर पुतिन की है मोदी से क्या बात हुई है, वहाँ जाते ही 700 बम गिरा दिए हैं, ड्रोन अटैक कर दिए हैं। इधर जो चाइना है, चाइना ने जापान के जो फाइटर जेट है उसको लॉक कर लिया। बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। देखो अभी ना ऑल ओवर अगर ग्लोबल सिचुएशन देखोगे ना तो ग्लोबल सिचुएशन में सेंटीमेंट पूरे के पूरे उबड़ खाबड़ से नज़र आएंगे आपको। इधर आपको देखोगे जो इस साउथ एशिया में कि भाई जापान का एयरक्राफ्ट को लॉक कर लेना, आज वहाँ पूरे विश्व की एक हेडलाइंस बना हुआ है कि जापान के जो फाइटर जेट है उसको चाइना ने लॉक कर लिया, मतलब अपने मिसाइल सिस्टम पर ले लिया। ये एक तरह से कुछ भी नहीं है, प्रेशर टैक्टिस है। जैसे आप समझो अगर आपका कहीं झगड़ा हो, आपका किसी के साथ दुश्मनी हो और आप अपने साथ में 4 लड़के लेकर जाते हो, अब कट्टा पट्टा सब लगा रखा है, सर बढ़िया तकड़ा हिसाब है तुम्हारा और बंदूक बंदूक धर रखी है और मतलब वो सब पिस्टल विस्टल सब उसके सामने दिखा रहे हो, मतलब आप उसके ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हो कि तू हल्के में मत लेना मुझे। तो चाइना ने इनके एयरक्राफ्ट को या इनके फाइटर जेट को लॉक करके ये एहसास दिलाया है कि आप हमसे केवल 1 बटन की दूरी पे हैं। अगर हम एक बटन दबा दें तो आपके फाइटर जेट ऐसे गिरने लगेंगे कि जैसे आम और अमरूद गिरते हैं ऊपर से खट 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 खट। मतलब चाइना जैसे प्रधानमंत्री ने, जापान के प्रधानमंत्री ने ताइवान के ऊपर बयान दिया, तो ऐसी चाइना की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया कि आप ध्यान रखें 1 बटन दूर है, 1 बटन हम दबाएंगे और आपका खेला बिगड़ जाएगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान ना आना, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए तो कोई ज़बरदस्ती ऐसा माइक दिखा दे, बोले हाँ जी आप बताइए इस मामले में क्या कहना आ रहा है, बोले मैं सब कुछ कर दूँगा, बताइए वो कर दूँगा वो कर दूँगा। तो मामला ना उलझता है नज़र आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जहाँ वर्ल्ड में आज चाइना के द्वारा ये किया जाने वाला कृत्य है उस पर पूरी वर्ल्ड मीडिया का फोकस है। वहीं अगर भारत की बात करोगे तो भारत में ऐसी खबरें चल रही है अंदर खाने से कि बहुत जल्द इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर भारत सरकार के द्वारा कोई ना कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है, या जो इसके ऊपर इस निर्भरता ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मार्केट लीडर है ये, इसके ऊपर कोई ना कोई भारत सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। देखो क्या
विश्व के अंदर होने वाली जो गतिविधि है ना, उनके ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत से शेयर मार्केट से रिलेटेड चैनल है, तो इसमें ये खबरें क्यों हैं? देखो क्या है, विश्व की जो भी गतिविधि होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर बाजार पर पड़ता है। हाँ, हो सकता है एविएशन इंडस्ट्री को लेकर सरकार कोई बड़ा एक्शन ले ले, कोई बड़ा कदम उठा ले, या बड़ा कुछ ऐसा कुछ ले आए, तो उस कंडीशन में प्राइस कैप लगा दे, तो उससे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट बिजनेस इम्पैक्ट होगा, बिजनेस इफेक्ट होगा, मतलब शेयर बाजार इम्पैक्ट होगा, ये समझ लो। जैसे तुमने अक्सर देखा होगा कि आपका जो शेयर आप खरीदते हो, जब आप छोटे छोटे शेयर खरीदते हो, मान लो 5,000 10,000 लगाए, तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन आप जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाते हो, शेयर उठाते हो, तो आपको लॉस होने लगता है। वो ऐसा होता क्यों? जनरली वो है ना, हमारा जो माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकल एक कंफर्ट होता है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाए, और 10,000 की जो वैल्यू है घट कर रह गई है वो 8,000 रुपये, तो मेरे माइंड में 2,000 का जो लॉस है ना, वो कंफर्ट जोन में है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब हो सकता है कि किसी के लिए वो 2 लाख भी बहुत कोई बड़ी बात ना हो सकता है किसी के लिए 2 करोड़ भी बहुत बड़ी बात ना हो। अगर किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो 100 करोड़ रुपया का है, और उसके 100 करोड़ में से घटकर 98 करोड़ रह गए, तो वो जब तक 80 करोड़ नहीं होंगे ना, जब तक वो कंफर्ट जोन में, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब सेम कंडीशन 10,000 वाले पा जाती है। जब वो 10,000 का पोर्टफोलियो है, तो आपका जो माइंड है ना, वो उस लेवल के रिस्क को मैनेज करने के लिए तैयार है। इसीलिए आपको देखने के लिए ऐसा लगता है कि यार मैं जब छोटा शेयर लेता हूँ, तो मुझे उसमें प्रॉफिट भी होता है, और मैं मतलब उसमें मुझे पैनिक भी नहीं होता। और जब मैं शेयर ज़्यादा ले लेता हूँ, तो मुझे एकदम उसमें घबराहट लगती है कि इसे बेचूँ 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 बेचूँ। क्योंकि आपने एक बार नोट करी, जब भी आपको कोई पोर्टफोलियो होता है, उस पोर्टफोलियो में जो शेयर लॉस में होता है ना, आपकी नज़र उसी पे जाती है बार बार घूम के, और उसी पे जाती है, और उसी को देख देख कर आपका दिमाग खराब हो जा रहता है। जो म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, वो लोग कभी भी NAV नहीं देखते। उनके 5,000 रुपये की SIP कटेगी, बात ख़त्म। वो कहाँ गया, कितना गया, कितने स्टॉक खरीदे, कोई लफड़ा नहीं है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में आदमी ज़्यादा देख नहीं पाता। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, और आपका भी बार बार माइंड ऐसा हो रहा है, यार ये क्या करूँ, ये क्या करूँ, तो सबसे पहले ना देखो, सब बिना समुंदर में, या बिना आपको नदी तालाब या रजवाया या नहर, बिना आपको उसमें कूदे आप स्विमिंग सीख ही नहीं सकते। अगर मैं आपको किताबों से बताऊं कि ऐसे हाथ मारना है, ऐसे हाथ मारना है, उसके बाद ऐसे करना है, तो आप केवल किताबों के ज्ञान में रह जाओगे, स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। ऐसे स्टॉक मार्केट में जब तक आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने का या एक कंफर्ट जोन नहीं बना लोगे। जैसे मान लो मैं अपनी बताऊं, मेरा वो समय भी देखा जब 1 करोड़ रुपए की वैल्यू 10 लाख रह गई थी, तो 90% जोल हो गई थी। तो वो समय देख लिया हमने, ठीक है कंफर्ट जोन में। हालांकि पैनिक हुआ, बेचो बेचो बेचो, नहीं बेचना, ख़त्म बात। बात समझो, आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन है देश में, सब टूथपेस्ट, कोलगेट, कपड़े लत्ते सब पहनेंगे ही ना, सर्फ साबुन सब लेंगे ही ना, तो इसलिए पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। घबराए ना, पैनिक ना करें, अच्छी कंपनी, फंडामेंटली मजबूत कंपनी उठाएं, अपने वित्त सलाहकार से पूछें और रखें, क्योंकि वित्त सलाहकार का होना बहुत ज़रूरी है। अभी केन्स टेक्नोलॉजी ने 2 कंपनी एक्वायर करी, और उन एक्वायर करी हुई कंपनियों का कोई भी जो ब्यौरा उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में सही साट नहीं दिया। वो तुम्हारा कोटक सिक्योरिटी के, जो तुम्हारा कोटक की रिसर्च कंपनी है, उनने पाया, और उनने वो चीज़ पब्लिक कर दी कि भाई इसमें ऐसा ऐसा है कुछ। और हालांकि चार्ट उस चीज़ को पहले से ही बता रहा था, लगभग 210 का P कुछ होता है क्या? जिस कंपनी में, जो कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी काम करती है, वो बोल रही है 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमा रही हूँ, और जो सिमिलर बिजनेस है वो कह रहे हैं हम इतना कमा ही नहीं सकती, वो झूठ बोल रही है, गलत है। और जो डाटे के अंदर, जो मैंने क्या बैलेंस शीट के अंदर ही वो चीज़ नहीं, आपने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा दिखा दिए, वो मतलब होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता। मेरी क्या कुछ बाध्यताएं हैं कि सेबी की कुछ रेगुलेशन है कि भाई आप स्पष्ट ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम लेकर नहीं बोल सकते। तो इसलिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के जो भी काम करना है सो करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है उसको क्वेरी में जाके पिन करें उस कमेंट बॉक्स में जा करके। और आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खोलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप उस पर जा करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।